नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरसरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। फिल्म एक्टिंग कोर्स का हमारा यह 28वां एपिसोड है और उसका पहला भाग, जिसमें हम चर्चा करेंगे स्टैनिस्लॉवस्की के द्वारा प्रतिपादित अभिनय के सूत्र उच्च चेतना के प्रवेश द्वार पर। इस संबंध में स्टैनिस्लॉवस्की का मानना है कि चेतन होकर भूमिका पर अपने प्रारंभिक काम के समय अभिनेता अपने चरित्र के जीवन में प्रवेश करने का मार्ग का अनुभव करता है। जैसे वो काम में संलग्न होता है, अभिनेता को लगता है कि वह जो है उस किरदार में के जीवन में प्रवेश कर रहा है। चेतन होकर भूमिका पर अपने आरंभिक काम के समय अभिनेता अपने चरित्र के जीवन में प्रवेश करने के मार्ग का अनुभव करता है। इस अवस्था में वह यह नहीं जानता कि उसके चारों ओर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन जब वह उपचेतना के क्षेत्र में पहुंचता है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, उपचेतना, लेकिन जब वह उपचेतना के क्षेत्र में पहुंचता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं और उसे हर चीज की छोटी से छोटी बारीकियों की भी जानकारी हो जाती है। यह सारी प्रक्रिया पूरी तरह से एक नया महत्व ग्रहण कर लेती है और उसे अपनी भूमिका और स्वयं अपने भीतर दोनों में नई भावनाओं, अवधारणाओं और परिदृश्यों और दृष्टिकोणों की अनुभूति होती है। नई भावनाएं जगती हैं, अवधारणाएं कंसेप्चुअल वो पैदा होता है, परिदृश्यों अलग अलग दृश्यों का वो होता है और अलग अलग दृष्टिकोणों की भी उसको अनुभूति होती है। प्रवेश द्वार के भीतर व्यक्ति का अंतरंग जीवन अपने आप ही एक सहज और पूर्ण रूप ग्रहण कर लेता है। वहाँ कोई क्लिष्टता नहीं रहती, कोई परेशानी या कठिनाई नहीं होती, सरल और सहज हो जाता है। यह इसलिए संभव होता है क्योंकि जैविक प्रकृति, हमारे जीवन से, हमारे शरीर से जुड़ी हुई जो प्रकृति है, हमारे रचनात्मक उपकरण के सभी महत्वपूर्ण केंद्रों का निर्देशन करती है। हमारी सारी इंद्रियों को वह उस तरफ ले जाती है। चेतन मन की इस सब का कोई आभास नहीं होता। हमारा जो चेतन है, कॉन्शियस है, उसको पता ही नहीं चलता कि ये क्या घट रहा है। हमारी अपनी भावनाएं भी इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाती, फिर भी उनके बिना वास्तविक रचनाशीलता संभव नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि उपचेतना के प्रवेश द्वार को पार करने से पहले और बाद में हम अलग अलग ढंग से देखते, सुनते और समझते हैं। पहले हमारे मन में सच्ची दिखाई देने वाली भावनाएं होती हैं और बाद में भावनाओं का निष्ठापूर्ण स्वरूप। इस और मन की सीमित उड़ान की सहजता हमारे पास होती है, उस और बहुत बड़ी कल्पना की सहजता होती है। प्रवेश द्वार के इस और हमारी स्वतंत्रता तर्क और परंपराओं से सीमित होती है, उस पर हमारी स्वच्छंदता बड़ी सबल होती है, स्वैच्छिक, सक्रिय और निरंतर आगे बढ़ने वाली होती है। वहाँ रचनात्मक प्रक्रिया जितनी बार दोहराई जाती है वह बदलती रहती है। स्टैनिस्लॉवस्की का मानना है कि अभिनेता पर उपचेतना के प्रभाव सागर जैसा होता है। अभिनेता का उपचेतना का प्रभाव सागर जैसा होता है। सागर की छोटी बड़ी लहरें जैसे ही तट के बालू के ढेर पर गिरती हैं, वैसे ही उपचेतना का ज्वार भी कभी तो अभिनेता को छूता है और चला जाता है और कभी उसका प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वह उसकी संपूर्ण चेतना को अपने में समेट लेता है। वह उसे गहराइयों में ले जाता है, लेकिन अंततः उसे चेतना के तट पर डाल देता है। स्टैनिस्लॉवस्की का यह कथन चेतना के क्षेत्र की बात करता है, तर्क की नहीं। अभिनय में जहाँ तर्क आ जाएगा वहाँ अविश्वास होगा। अविश्वास और विश्वास के बीच आप झूलेंगे और आप अभिनय से बहुत दूर चले जाएंगे। उसके पश्चात उन्होंने उनके साथ घटित एक अनुभव के बारे में बताया, जिसके द्वारा उन्हें उस विशिष्ट मन स्थिति को समझने में सहायता मिली। उस अनुभव को उन्होंने छात्र नेताओं के सामने रखते हुए कहा, एक बार
जब एक मित्र के निवास पर पार्टी चल रही थी तो कुछ मस्ती करने का विचार बना। यह निश्चय हुआ कि मेरे साथ ऑपरेशन का खेल खेला जाए। एक व्यक्ति ने सर्जन का सफ़ेद कोट पहना और मुझे मरीज को पहचानने वाला अस्पताल का गाउन पहना दिया। मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई। डॉक्टरों का गंभीर व्यवहार मुझे सर्वाधिक परेशान कर रहा था। उनके व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरी स्थिति को अत्यधिक दयनीय, निराशाजनक समझ रहे थे। सब कुछ बड़ी गंभीरता से किया जा रहा था। अचानक मन में यह विचार पौंधा कि अगर सचमुच मेरी चीरफाड़ कर दी गई तो अनिश्चय और इंतजार के कारण मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी। मेरी श्रवणेंद्री यानी सुनने की क्षमता, यानी दोनों कानों की सुनने की क्षमता बहुत तीव्र हो उठी थी। मैंने कोशिश की कि उनकी बातचीत का एक भी शब्द मुझसे नहीं छूटे। मैं चारों ओर उन्हें फुसफुसाहट भरे स्वर में बोलते, पानी को गिराते और उपकरणों को खड़खड़ाते हुए सुन रहा था। तभी एक ने कहा, हम काम शुरू करें। किसी ने मेरी दाहिनी कलाई पकड़ी। मुझे हल्का सा दर्द हुआ और फिर 3 चीरे लगाए गए। मैं कांपने लगा। मेरी बाह पर कुछ तीखा और कड़ा सा रगड़ा गया। फिर उस पर पट्टियां बांधी गई। कुछ देर की खामोशी के बाद वे लोग बातचीत करने लगे। वे हंसे और उन्होंने मुझे बधाई दी। मेरी आंखों की पट्टी खोल दी गई। मैंने देखा कि मेरे दाहिने हाथ को एक नवजात शिशु का रूप दे दिया गया है। मेरे हाथ के पीछे एक भोले भाले शिशु की आकृति बनी हुई है। स्टानिस्लावस्की की यह कहानी भूमिका के द्वारा उत्पन्न संवेदनाओं के साथ भावनात्मक स्मृतियों के योग का एक सुंदर उदाहरण है। यह सादृश्य है जो संयोग का परिणाम है, अभिनेता को उस व्यक्ति के अधिक निकट ले जाता है जिसकी वह भूमिका कर रहा है। रचनाशील कलाकार ऐसी घड़ियों में अपने नित्य जीवन को अपनी भूमिका के जीवन में अनुभव करता है। भूमिका का जीवन उसके व्यक्तिगत जीवन के समरूप लगता है, बराबर लगने लगता है, और इस समरूपता का नतीजा एक विलक्षण रूपांतरण में होता है। अन्य बातों के अतिरिक्त वास्तविक जीवन और भूमिका के बीच इस प्रकार के सुयोग उपचेतना के क्षेत्र में ले जाते हैं। अक्सर एक साधारण सी बाहरी घटना जिसका नाट्य रचना या भूमिका से कोई संबंध नहीं होता, रंगमंच पर एक छोटे से वास्तविक यथार्थ का समावेश कर देती है, और वह यथार्थ हमें तत्काल उपचेतना की रचनाशील मनोदशा में बहा ले जाता है। हम बार बार रिहर्सल करते हैं, बार बार उस डायलॉग को बोलते हैं, बार बार उस नाटक की पूरी रिहर्सल होती है। फिर आप अपने जो किरदार है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, आप घर में रिहर्सल करते हो, बार बार उसको बोलते हो। तो होता क्या है कि जो भी हम सारी चीज़ें जो हैं, देखिए मैंने पहले भी बताया, अवचेतन दिमाग में, हमारे अवचेतन मन में इकट्ठी होती है सारी, चाहे हम देखें, चाहे हम सुने, चाहे हम महसूस करें। तो वो जो चीज़ भी है, जब आर्टिस्ट है, जब कलाकार है, वो जैसे ही अभिनय में संलग्न होता है तो वो जो है उसका अवचेतन मन जो है, अवचेतन मन उसको पूरी तरह सपोर्ट करता है। अवचेतन मन से वो लाइनें आती हैं और फिर उसके शरीर में जो रासायनिक हरकत होती है वो उसके साथ अपना अभिनय करता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लो कैसे घटित होती है कोई छोटी सी, अक्सर एक साधारण सी बाहरी घटना जिसका नाट्य रचना या भूमिका से कोई संबंध नहीं होता, रंगमंच पर एक छोटे से वास्तविक यथार्थ का समावेश कर देती है, और वह यथार्थ हमें तत्काल उपचेतना की रचनाशील मनोदशा में बहा ले जाता है। लेकिन कैसे घटित होती है घटना? स्टानिस्लावस्की ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा, कुछ भी रंगमंच पर एक रुमाल का गिर जाना या कुर्सी का उलट जाना रंगमंच के सुनियोजित वातावरण में एक जीवंत घटना घुटन भरे एक कमरे में ताजा हवा के रूप में प्रवेश करने जैसी होती है। उस अभिनेता को रुमाल या उस कुर्सी को सहज रूप से उठा लेना चाहिए। उसे यह अभिनेता के रूप में नहीं वरन एकदम सामान्य रूप में करना चाहिए। वस्तुतः वह एक छोटी सी सच्चाई की रचना करता है जिस पर विश्वास करना चाहिए। अगर वह वास्तव में उस सहज घटना पर विश्वास कर सकता है और अपनी भूमिका में उसका उपयोग कर सकता है तो वह उसके लिए सहायक सिद्ध होगी और उसे उपचेतना के प्रवेश द्वार के
रास्ते पर ले जाएगी। स्टानिस्लावस्की ने रंगमंच पर समुचित प्रदर्शन के लिए अभिनेता का अपने मनोजगत के चेतना लोक से उपचेतना की ओर जाना आवश्यक माना है। यह कार्य यदाकदा तो किसी आकस्मिक घटना को लेकर हो सकता है, लेकिन हर समय ऐसा संयोग उत्पन्न नहीं होता। इसलिए उन्होंने सलाह दी है कि हर स्थिति में इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए एक चैतन्य मनोवैज्ञानिक तकनीक आवश्यक है। वही उसे उस दिशा की ओर बढ़ने में प्रेरणा दे सकती है और फिर अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कर उसे उपचेतना के क्षेत्र में पहुंचाने का कार्य भी कर सकती है। स्टानिस्लावस्की ने उस सचेतन मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझाने के लिए एक व्यवहारिक उदाहरण दिया। उन्होंने ग्रीशा और वान्या को बहुत पहले प्रस्तुत किए हुए जले हुए नोटों के दृश्य को पुनः प्रस्तुत करने के लिए कहा। ग्रीशा और वान्या 2 मिनट बैठे और फिर उसके बाद वो स्टेज पर जाने लगे। जब स्टेज पर जाने लगे तो स्टानिस्लावस्की ने उनको कहा कि आप पहले तो सभी तरह के तनाव से मुक्त हो जाइए। आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहना चाहिए और वो आप कुछ इस तरह से आराम की मुद्रा में बैठ सकते हो जैसे आप अपने घर में हो। उनसे तब अपनी मांसपेशियों को कुछ और ढीला करने के लिए कहा। कोई 95% तनाव अपने शरीर के विभिन्न अंगों से बाहर निकाल दे, ऐसा कहा। इसी संदर्भ में उन्होंने ये स्पष्ट किया कि मांसपेशियों का तनाव पूरी तरह से नहीं, एक सीमा तक ही बाहर निकाला जा सकता है। उस सीमा का संकेत अभिनेता का शरीर और उसकी चेतना दे देती है। स्टानिस्लावस्की बार बार तनाव छोड़ने की, तनाव घटाने की बात करते रहे। उन्होंने इसके लिए कार्य के 3 चरण याद दिलाए, जैसे तनाव, शिथिलता और औचित्य। ग्रीशा और वान्या जब इन तीनों चरणों के साथ आगे बढ़े तो स्टानिस्लावस्की ने उन्हें केवल आंगिक तनाव से नहीं, मानसिक खिंचाव से भी मुक्त होने की कोशिश करने को कहा। अगर तुम्हारी अंतः प्रकृति खिंचाव अथवा तनाव से ग्रस्त है तो तुम्हारी उत्तेजना की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप में विकसित नहीं हो सकेगी। इसलिए वह बहुत जरूरी है कि भौतिक तनाव से मुक्ति के साथ भीतर की स्वच्छंदता भी प्राप्त की जाए। स्वभावतः सवाल उठता है कि भीतर के तनाव या ऐंठन से मुक्ति कैसे पाई जाए। उन्होंने बताया कि इसका तरीका वही है जिससे मांसपेशियों के संकुचन से छुटकारा की जानी चाहिए। तनाव का बिंदु कहाँ है ये पता करना चाहिए, उसके बाद उससे मुक्त होने की कोशिश की जाना चाहिए। हो सकता है आप जिस दिन प्रस्तुति देने जा रहे हो उस दिन आपके घर पे कोई किसी प्रकार की समस्या हुई हो, किसी प्रकार का पति पत्नी में झगड़ा हुआ हो, तो वो जो चीज़ें हैं उनको तत्काल हमारे मानसिक से निकालना पड़ेगा। अगर वो हमारी मानसिक स्थिति में पैदा रहेगी तो फिर हम हमारे अभिनय में 100% नहीं दे पाएंगे। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, जब आप ऑडिशन देने जाते हैं तो आपको बिल्कुल सहज सरल होना चाहिए। किंचित मात्र भी अगर तनाव आपके मस्तिष्क में होगा, आपके दिमाग में होगा, तो आप ऑडिशन अच्छी तरह नहीं दे पाएंगे। सहज और सरल होना पड़ेगा। इस बात को समझकर प्रयोग में लाना चाहिए कि ध्यान रंगमंच पर चारों ओर घूमे नहीं, वरन स्वयं अभिनेता के भीतर केंद्रित हो। जब अभिनेता उसके लिए कोई रोचक विषय या कार्य चुन लेगा तो वह कार्य बहुत ही सरल हो जाएगा। वान्या ने इस प्रकार निर्देश का पालन करते हुए प्रदान की गई परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर एक विशेष उद्देश्य में अपना ध्यान केंद्रित किया, तभी अप्रत्याशित घटित हो गया। उसने अपने बाहर और भीतर के तनाव से मुक्ति पाली और प्रसंग के अनुसार अभिनय करने लगा। वान्या के तन्मय होकर अभिनय करने की अवस्था में स्टानिस्लावस्की ने मंतव्य उपस्थित किया कि उपचेतना तक पहुंचने का यही एक सही रास्ता है। हम लोग क्यों ध्यान लगाते हैं, क्यों कंसंट्रेशन करने की एक्सरसाइज करते हैं? इसीलिए जब हम कट ऑफ हो जाएंगे फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ थॉट, देन वी विल बी कॉन्सेंट्रेट ऑन द किरदार। वान्या ने न प्रशंसा सुनी और न ही स्टानिस्लावस्की के मंतव्य की ओर ध्यान दिया। वह वास्तव में उपचेतना के सागर में तैर रहा था। स्टानिस्लावस्की के शब्दों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उसने अपने कार्य से मुक्त होने के बाद स्वयं अपना आत्मविश्लेषण करते हुए कहा, इस अवस्था में मेरा मस्तिष्क उत्तेजना से तरंगित हो रहा था, क्योंकि मेरी भूमिका और मेरा जीवन इतने घुल मिल गए थे कि वे एक रूप हो गए थे। मेरे मन में इसकी कोई चेतना नहीं थी कि कहाँ एक का आरंभ होता है और कहाँ दूसरा चला जाता है। When subconscious mind
alive and when conscious mind goes away. मैं आत्मचेतना से पूर्णतः अनभिज्ञ हो गया था, आत्मबोध से सर्वथा निश्चेतन। उसका इस प्रकार निश्चित होना प्रसंग के सर्वथा अनुरूप था। स्टानिस्लॉवस्की ने उसके प्रदर्शन को देखकर कहा, अब तुम्हें यह अधिकार है कि तुम यह कह सकते हो कि तुमने स्वयं अपने अनुभव से उपचेतना के सागर को पा लिया है। अब तुम रचनात्मक मनोदशा के किसी भी एक तत्व को लेकर उसके प्रयोग से मिलते जुलते अनुभव प्राप्त कर सकते हो। उसका प्रस्थान बिंदु तुम्हारी कल्पना, अनुमान, इच्छा शक्ति, भावनाएं, उद्देश्य कोई भी हो सकता है। तुम अनेक प्रकार की स्थापनाओं और अवधारणाओं को लेकर आरंभ कर सकते हो। अगर तुम नाटक में किसी सत्य की चेतना का अपनी उपचेतना में अनुभव करते हो तो तुम्हारा विश्वास सहज रूप में तुम्हारा अनुसरण करेगा। योर कॉन्फिडेंस एज वेल एज द बिलीफ विल फॉलो, और फिर वह अवस्था में वही उत्पन्न हो जाएगी। इन सभी संयोजनाओं में महत्वपूर्ण यह है कि आरंभ करने के लिए तुम किसी भी तत्व को चुनो, तुम्हें उससे संभावनाओं की चरम सीमा तक ले जाना होगा। तुम जब यह पूरी तरह समझ गए हो कि रचना की श्रृंखला में किसी एक की कड़ी को भी पकड़ लेने पर तुम अन्य सभी को अपने साथ खींच सकते हो। इसके बाद स्टानिस्लॉवस्की ने बताया कि तुम में अब इतनी योग्यता है कि तुम अंतः प्रेरणा को उत्पन्न करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों की रचना कर सको। इसलिए तुम अपने विचार उस विषय पर केंद्रित करो जो तुम्हारी आंतरिक प्रेरणा की शक्तियों को जगाता है, तुम्हारी रचनात्मक मनोदशा का निर्माण करता है। अपने चरम उद्देश्य तथा उस तक पहुंचाने वाले कार्य की आद्यंत रेखा के पारस्परिक संबंध के विषय में सोचो। संक्षेप में अपने मनोजगत में उन सभी वस्तुओं को रखो जिन्हें चेतना के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। यह प्रयास तुम्हें उपचेतना के क्षेत्र में ले जाएगा। उपचेतना को पाने के लिए यही यथासंभव तैयारी है, लेकिन अंतः प्रेरणा को कभी उपचेतना को पाने के लिए यही ऐसा संभव तैयारी है, लेकिन अंतः प्रेरणा को कभी केवल उसके लिए ही पाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। उपचेतना सबकॉन्शियस जो है, वो जो आप अगर उसको तैयारी करके पहुंचोगे तो तैयारी करके पहुंच नहीं पा सकते आप। उसका परिणाम भौतिक विद्रूपता में होगा और यह हर वस्तु के विपरीत जाएगा जिसे तुम पाना चाहते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर से पढ़ता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिन्हें चेतना के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। यह प्रयास तुम्हें उपचेतना के क्षेत्र में ले जाएगा। उपचेतना को पाने के लिए यही ऐसा संभव तैयारी है, लेकिन अंतः प्रेरणा को कभी उपचेतना को पाने के लिए ऐसा संभव तैयारी नहीं करना चाहिए, लेकिन अंतः प्रेरणा को कभी केवल उसके लिए ही पाने की कोशिश न करो। उसका परिणाम भौतिक विद्रूपता में होगा और यह हर वस्तु के विपरीत जाएगा जिसे तुम पाना चाहते हो। तो मित्रों, ये था हमारा उपचेतना के द्वार पर पहला एपिसोड। अब हम दूसरे एपिसोड में इस विषय में और चर्चा करेंगे, क्योंकि उपचेतना के प्रवेश द्वार का जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ है, वो बड़ा विस्तृत है। तो मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरसरे आप सभी से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।